नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। तो बलौदा बाजार में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सबकर ले पहले आप मतलब मैं दीपावली के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। छठ पूजा भी चलत है, छठ पूजा के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और हमारा भी छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल पूरा हुई से अभी हम 3 दिन तक स्थापना दिवस मनाए हन रायपुर में, और हर जिला में एक दिन स्थापना दिवस मनाए हन। तो स्थापना दिवस के भी, राज्योत्सव के भी आप मन के बहुत बहुत बधाई। हमार राज्योत्सव में कार्यक्रम के शुभारंभ करे बर हमार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए रहीन, और समापन में हमार देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी आए रहीन, और बड़ा अच्छा से हमन राज्योत्सव भी मनाए हन। आज के कार्यक्रम कल होना रही से, और भारी उत्साह है। मैं हेलीपैड से यहां आते आते देखें कि बीच बीच में कई जगह हमार नृत्य पार्टी के, संगीत पार्टी के हमार भाई बहनी मन अपन जगह जगह में स्वागत हमार करीन है। मैं आप मल्ला इस स्वागत पर पूरे जिलावासी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल कार्यक्रम हमारा इसलिए स्थगित करना पड़िस काबर की आप सबला मालूम है, हमार राज्यसभा सांसद रहीन श्री गोपाल व्यास जी, जो गृहस्थ में रहते हुए भी एक महान संत रहीन, सादगी और सरलता के प्रतिमूर्ति रहीन। जब हमार पार्टी उमला राज्यसभा सदस्य बनाना चाहिए तो बनना नहीं चाहत रही। आज के समय में सब पद चाहते हैं, सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन गोपाल व्यास जी ऐसे व्यक्ति रहीन जो बड़ा मुश्किल में सबका अनुनय विनय करे के बाद में राज्यसभा सांसद बने रही, और भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर रहीन। इंजीनियर जैसे नौकरी ला छोड़ के वो जन सेवा में अपन जीवन ला समर्पित कर दे रहीन। और तो और कि उमन के जीवन पूरा जन सेवा में समर्पित रहीस, और जीते जी अपन वो शरीर ला भी दान करके गई। और कल उमन के राजकीय सम्मान के साथ विदाई करते हुए उमन के शरीर ला एम्स के दान भी दिए गए। ऐसे महान गृहस्थ के संत श्री गोपाल व्यास जी, जिला सब प्रेम से सीरू भैया कहत रही ने, उमन के निधन होगी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े क्षति है। आज की इस अवसर में मैं आप सबके तरफ से उमन के विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करत हूं, और भगवान से प्रार्थना है कि उमन के परिवार के साथ साथ हमन ला भी ये शोकला सहे के शक्ति प्रदान करें। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज 20 करोड़ 60 करोड़ 20 लाख रुपया के विकास के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन यहां संपन्न करे हन। मैं पूरे जिलावासी के एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं। और साथ ही साथ आज 2100 प्रधानमंत्री के
नया स्वीकृति भी हुई से जेमन के भी भूमि पूजन हमन करे हन। ऐसे जेमन ला प्रधानमंत्री आवास मिलत है उमन ला भी मैं बधाई देत हूं। ये 2100 आवास के लागत 32 करोड़ 31 लाख रुपया हो ही, तो ऐसे हमार बंधु मन ला भी मैं बधाई देत हूं। और 51 जीवन के प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार होगी, उमन के आज उमन के घर के चाबी भी सौंपे हन, उमन के गृह प्रवेश भी होते। तो ऐसे 51 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमार यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी उमन के पूरी टीम ला भी मैं बधाई देना चाहूं कि हम होंगे कामयाब। एक कार्यक्रम, एक नवाचार, एक इनोवेशन ये जिला में लागू करीन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को फिर से लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का यहां कुचक फिर से चल दिया है। तो वहीं विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा में जो भी कुछ हुआ वो पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35A को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है, वहां शांति आई है। और जम्मू कश्मीर में इसके बाद आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों के मृत्यु में 80% की कमी आई है और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर का बजट 70% बढ़ा है और आतंकवाद वहां पर मात्र 2-3 जिलों में सिमट कर रह गया है। वहां जो मतदान 5-7% होता था, आज बढ़कर 50% हो गया है। वहां पर G20 का भी बैठक सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया और 56,000 करोड़ का निवेश वहां पर आया। ये सब केंद्र द्वारा वहां से धारा 370 और 35A हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। और कल जो विधानसभा में धारा 370 और 35A बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों को डराया जा रहा है, डराकर धमकाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर वसूली की जा रही है। और इसी के साथ दीपक बैज ने कई और मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी। आज 8 तारीख है, 3 दिन और बाकी है प्रचार में। 3 दिन में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक देगी, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है। और साथ ही कि जिस तरह से इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता में बदलाव की माहौल है और सभी वर्ग इस समय बदलाव चाहते हैं, क्योंकि
दक्षिण विधानसभा को एक प्राइवेट एजेंसी की तरह इन्होंने उपयोग किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। जनता में आक्रोश है और कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित रूप से इस समय दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुद्दे सरकार में बढ़ती अपराध और लगातार अपराधियों को संरक्षण देना, सरकार की नाकामी और निष्क्रिय वर्सेस युवा सक्रिय का हम लोग का मुद्दा है। कहीं न कहीं कि इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता कांग्रेस पार्टी पर भाई आकाश शर्मा को आशीर्वाद देगी। बिल्कुल आने वाला समय में अभी छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता अभी आने वाले हैं। माननीय शरणदास महंत जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कल से मैदान में उतर चुके और बहुत जल्दी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम दोनों भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब निश्चित रूप से हम प्रचार को और तेज गति से और धार देने हम लोग जा रहे हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, तमाम विधायक, एमएलए लगातार काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका यह है कि जनता में हम डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और सरकार की नाकामियों को हम पहुंचाने में लगातार का बाहर का विषय है। आप केंद्र सरकार अब आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। हम लोगों ने तो देखे हैं भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं उधर आतंकी हमला हो रहा है, तो ये तो बड़ा दावा किए थे कि आतंक खत्म हो जाएगा, आतंकी खत्म हो जाएगा। वहां तो अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा आतंकवादी हमले। और इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। सर, ये अलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ये जो अलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक की यानी कि फैसला दिया गया कि जिस तरीके से वो है उसी तरीके से रहेगा, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। देखिए, नो डाउट गडकरी जी केंद्र के अच्छे मिनिस्टर है, मैं सांसद रहा हूँ, मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। केंद्र में अगर देखेंगे तो गडकरी एक ऐसे मिनिस्टर है सबका बात आ रहे हैं, तो अच्छा है। हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, सड़कों को जोड़ने के लिए नई सौगातें देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये लगातार कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसी का नतीजा है कि आप लगभग 56,000 व्यापारियों को, जिनका टर्नओवर। रायपुर नगर निगम प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मान चुकी है कि पिछले 5 वर्षों में रायपुर महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल असफल रहा है। उनके कार्यकाल में रायपुर में सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार और हवाई योजनाएं ही बनी। इसका असर रायपुर दक्षिण के चुनाव में भी दिखेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों का शून्य रहा है, वह सफल रहे हैं विकास के मामले में। महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल घोटालों, भ्रष्टाचारों और हवाई योजनाएं बनाने में ही लगा रहा। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा पाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव से अब तक अलग रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जनता के सवालों का महापौर एजाज ढेबर के पास कोई जवाब नहीं है कि महापौर ने पिछले 5 साल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर रायपुर शहर में क्या विकास कार्य करवाए हैं। जनता से वो मुंह छुपा रहे हैं। ढेबर जी, आप कब तक जनता से मुंह छुपाओगे? अभी तो दक्षिण उपचुनाव चल रहा है। आने वाले समय में दक्षिण उपचुनाव के बाद रायपुर नगर निगम का चुनाव होना है। जनता को 5 सालों का
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महापौर को हिसाब देना होगा। एक भ्रष्टाचार घोटाले में डूबी कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल जनता भूली नहीं है। रायपुर शहर को गड्ढापुर बनाने वाले, रायपुर की जनता को प्यासा छोड़ने वाले, त्योहारों में, दिवाली में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में आप रायपुर शहर को गड्ढापुर में बदले थे। इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। पेंड्रा में इमारती लकड़ी तस्करी करते वन विभाग ने 3 तस्करों को पकड़ा है। वहीं एक मुख्य तस्कर फरार है। तस्करों के पास से वन निर्माण की टीम ने 70 नक्साल सिलपट के साथ एक पिकअप वाहन जब्त किया है। मामला पेड्रा रेंज के अमारू बीट का है, जहां देर रात वन विभाग को लकड़ी तस्करी की सूचना मिली। बताते चले कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पीथमपुर में एक पिकअप में यहां पर लकड़ी लोड की जा रही थी। आपको बताते चले इसमें वन विभाग ने जब्त किया और इंद्रपाल सिंह, रितेश कुमार और अनिल मराबी को पकड़ लिया। वहीं एक मुख्य तस्कर गौरी शंकर फरार हो गया। एसडीओ मोहर सिंह मरकाम ने लकड़ियों का अनुमानित मूल्य लगभग 1,24,000 बताया। फिलहाल वन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात्रि में पीथमपुर, गांव अमारू के पारा पीथमपुर में एक मेटाडोर में साल चिरान सहित गाड़ी सहित जब्ती किया गया है और लकड़ी का जो नाप जोग किया गया है 1.307 घन मीटर 70 नग, पीवार नंबर 18,764/5 वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। लगभग कितने की लकड़ी होगी सर, क्या लागत है? जब्त लकड़ी का कीमत है 1,24,000 लगभग। तो सर ये लकड़ी के साथ साथ वाहन भी जब्त किया गया है? हाँ, इसके साथ वाहन भी जब्त की गई है। कितने तस्कर लगभग थे सर? ये स्टाफ अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही मैंने पूरा बताया जा सकता है इसका। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था सर लकड़ी? हाँ, ये जांच चल रही है और इसका मैंने कड़ी कार्यवाही के लिए हमने निर्देश किया हुआ है। विधायक के बयान से हिंदू संगठनों के बीच काफी आक्रोश नजर आ रहा है। बता दें कि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के द्वारा भगवा आतंक गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह पेंड्रा दुर्गा चौक में इकट्ठा होकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। साथ ही भाजपा नेता प्रबल प्रताप जुदेव भड़क उठे। उन्होंने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पट्टे की जमीन में चर्च बनाकर आदिवासियों को धर्मांतरण करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने पुतला दहन के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। स्थानीय विधायक के द्वारा जब कल जो बेलगहना के पास जो घटना घटी है रतनपुर के पास, उसके विरोध में निश्चित तौर पर कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल शून्य हो चुकी है और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता, विधायक जो भी हो, वो हिंदुओं को लेकर उनकी जो भाषाओं का चयन है दोयम दर्जे का है। वो भगवा को लेकर बार बार भगवा आतंकवाद, भगवा गुंडागर्दी, निश्चित तौर पर हिंदू भगवा को पूछता, भगवा को मानता है और भगवा शब्द पर पता नहीं क्यों कांग्रेस को इतनी नफरत है। तो क्या चाहते हैं सबसे छुपा नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाला समय और देश जान रहा है और आने वाले समय भी इनको जवाब इसका मिलेगा। क्षेत्र में भोले भाले आदिवासियों को मतांतरित करना एक अपराध है और क्षेत्रीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी छद्म नाम से सर्व आदिवासी समाज प्रार्थना सभा भवन जो कि एक चर्च है, छद्म नाम से उसका उद्घाटन करने गए थे, जिसका विरोध पूर्व हमारे प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जी के द्वारा एवं स्थानीय भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा भगवा आतंकवादी के नाम से संबोधित किया गया, जो सर्वथा अनुचित है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आने वाले समय में हम उनका इस अपने क्षेत्र आगमन में भी स्थानीय विधायक का विरोध करेंगे। हजारों दूसरे धर्म के लोग के बीच में हिंदू
खबर महासमुंद से है, जहां जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संयुक्त मंच के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि स्थानीय पटवारी कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगे लेकर यहां पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं स्थानीय पटवारी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन कर दोपहर 3 बजे रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन भी सौंपा। बड़ा हड़ताल आज हमारे पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल हो रहा है। इससे पहले 16 फरवरी को यह हड़ताल हुआ था और आज 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 8 सूत्री मांगों को लेकर के संयुक्त मंच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हड़ताल कर रही हैं। और इन 8 सूत्री मांगों में पहली हमारी मांग है सरकारीकरण घोषित किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय घोषित किया जाए। और जब तक शासकीय घोषित नहीं करते हैं तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपए और सहायिकाओं को 17,850 रुपए दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निशर्त रूप से पदोन्नति किया जाए और सहायिका बहनों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे नियुक्त किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग हमारी चौथी बड़ी मांग है। 5वीं मांग में सेवानिवृत्ति के पश्चात चैतन्यवाई संस्था के डायरेक्टर कल्पना पंत ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ में ध्यान कार्यक्रम के साथ घरेलू प्रश्नों को मिलाकर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको एड्रेस करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता लाना, अलग अलग विचारधाराओं को लेकर परिवार के साथ कैसे चलना चाहिए और महिला अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकती है, इन सब बातों को बताने और सुलझाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों से हम छत्तीसगढ़ में बिहान के साथ में मिलकर के घरेलू हिंसा के प्रश्नों को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह और फेडरेशन की जानकार महिलाएं हैं उनको कानून के बारे में जानकारी दे करके वो घर परिवार के जो घरेलू हिंसा के प्रश्न हैं उसको समझा बुझा करके लोगों को, परिवार को इकट्ठे जोड़े और जहाँ पे इकट्ठे नहीं आ सकते हैं वहाँ पे वो आगे की कार्य योजना बनाए। इसके लिए छठ पर्व भगवान सूर्य की उपासना और आराधना का प्रतीक है, तो वहीं श्रद्धालु सूर्यदेव से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाता है, साथ ही सूर्यदेव के प्रति आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं और कठिन साधना के साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिससे उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। की जो पूजा है दीपावली की 6 दिन के बाद से शुरू हो जाती है। जैसे नहाए खाए और खरना के बाद आज डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। उसमें प्रतिवर्ष की भांति नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था रहती है, उन्होंने दीपावली से पूर्व ही यहाँ पर सफाई व्यवस्था लगा दी थी। और आज जो श्रद्धालु जन है जो पूजा करने आ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ खड़े भी हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए सब कुछ तैयारी की गई है। इसमें पूरा प्रशासन का टीम लगा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। और बस हम यही चाहते हैं कि जो नगरवासी हैं, जो यहाँ उपासना के साथ जो उपास रखे हुए हैं, छठ पर्व के लिए जिस तरह से छठ महापर्व ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे वैश्विक लेवल पर मनाया जाता है। सबको इंतजार रहता है छठ का। जब छठ एक आस्था का महापर्व है, इसकी तैयारी भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। जितने छठ घाट है, छठ व्रतियों के लिए इसे तैयार किया जाता है। छठ व्रती यहाँ पे आके अपनी उपासना पूरी करते हैं। और हम आज देख रहे हैं कि
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।